हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। दोस्तों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हिंदी की ध्वनियाँ यानी वर्णमाला, जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक हमने कल शुरू किया था जिसमें हमने वर्णमाला का विभाजन, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर को देख लिया, स्वर का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कर लिया। आज हम व्यंजनों को देखेंगे और जो हमारा टॉपिक ये चल रहा है इसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें और क्लास पसंद आने पर उसे लाइक अवश्य करें। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक क्लास आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, बिना स्वरों की सहायता के उनका उच्चारण नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा, जो हमारी अंदर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है, यानी जिनके उच्चारण में जो हमारी अंदर से आने वाली वायु है वह मुख में कहीं न कहीं टकराती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। हमने स्वरों को देखा था, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, जैसे ये हमारा व्यंजन है क। क्या है? क। इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ होता है व्यंजन में, ठीक। इसका उच्चारण होगा क, लेकिन इसका उच्चारण हम क तभी कर सकते हैं जब इसमें अ जोड़ दिया जाए, यानी कि स्वर की सहायता ले ली जाएगी, तब हम बोलेंगे इसे क और तभी हम इसका उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब हम देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण का आधार। जिस तरह से स्वरों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया, उसी तरह से व्यंजनों को भी विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया। सबसे पहले देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। 2 भागों में विभाजित किया गया, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें अंदर से प्रयत्न करना पड़ता है, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वह अंदर से प्रयत्न करती हैं, ठीक, वह आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और बाह्य प्रयत्न क्या होता है? जो मुख विवर या मुख विवर से बाहर अर्थात नासिका, जो हमारी नाक है, नासिका और स्वर तंत्री में होता है, वह बाह्य प्रयत्न होता है। सबसे पहले देखेंगे हम आभ्यंतर प्रयत्न को। इसमें व्यंजनों को रखा गया है क से म तक, ठीक। क से म तक, क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इनको वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उद्वित व्यंजन या स्फोट ध्वनि, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए ये सही है। यानी कि जो क से म तक की जो ध्वनियाँ हैं इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, उद्वित व्यंजन भी कह सकते हैं और स्फोट ध्वनि भी कह सकते हैं। इनमें ये जो क वर्ग है, क वर्ग से मतलब क वर्ग में जितने भी ये 5 व्यंजन हैं इनको कंठ व्यंजन भी कहते हैं, कंठ। इनको च छ ज झ झ को तालव्य, ट ठ ड ढ ण को मूर्धा, त थ द ध न को दंत्य, प फ ब भ म को ओष्ठ, ठीक। इनका उच्चारण करके देखें। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी हैं च छ ज झ। देखिए, च छ ज झ, यहाँ पे है च छ ज झ, ये स्पर्श भी हैं, ठीक। क्वेश्चन में पूछा जाए च स्पर्श संघर्षी, तब भी च छ ज झ, ये जो 4 हैं च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं, यानी ये स्पर्श संघर्षी भी हैं और ये स्पर्श भी हैं। फिर है नासिक्य। नासिक्य में है ये जो
प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ण, य, ण, न, म, ये है नासिक्य, क्योंकि इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, ये नासिक्य हैं। उसके बाद जो हमारी वर्णमाला है उसमें नव विकसित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्चिप्त व्यंजन, ये तीनों एक ही को कहा जाता है, जो कि ड़, ढ, ये नव विकसित व्यंजन हैं। ये हिंदी वर्णमाला में बाद में विकसित किए गए हैं। जैसे सड़क, सड़क बोलने में सड़क इसका प्रयोग होगा, और पढ़, ढ में इसका प्रयोग होगा। ठीक। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4। य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। लेकिन इन चारों को अर्धस्वर नहीं कहा जाता। य, र, ल, व, इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और अर्धस्वर कहा जाता है य को और व को। य और व अर्धस्वर हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, य और व ये हैं अर्धस्वर। जबकि संस्कृत में य, र, ल, व, संस्कृत में तो इन चारों को माना गया है अर्धस्वर, लेकिन हिंदी में य और व को अर्धस्वर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि य, उच्चारण करके देखिए, य, इसका उच्चारण स्वरों की तरह होता है। जैसे मिठाई, क्या है? मिठाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिठाई, मिठाई, तो ई स्वर है ना, तो इसीलिए, और ये य है, तो ये अर्धस्वर बोल सकते हैं हम इसे। उसी तरह से वको, कुआं, कुआं, लगभग ध्वनि स्वर जैसी भी आ रही है और व्यंजन जैसी भी, इसीलिए इसे अर्धस्वर बोलेंगे। तो य और व क्या हो गए? अर्धस्वर, जो कि हमारे अंतस्थ भी हैं। उसके बाद जो ये य, र, ल, व हैं, इनमें से जो र की बात करते हैं, तो ये जो र है इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंपित। क्योंकि र का उच्चारण करने में जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत होती हैं। जैसे बोल के देखिए, र, र, इस तरह से। लुंठित, लुंठित भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि र का उच्चारण करने में जो हमारी जीभ है वह ऊपर की तरफ मुड़ती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है, र। तो इस तरह से जो ये अंतस्थ व्यंजन है र, इसको प्रकंपित भी कहा जाता है और लुंठित भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा ल। क्या है? ल। ल जो कि अंतस्थ व्यंजन है और इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? ये तो अंतस्थ व्यंजन भी है और ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, यानी कि गर्म वायु निकलती है, इसीलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, श बोल के देखेंगे तो गर्म वायु निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, इसीलिए श, श, स, ये क्या है? ऊष्म। अब ह, ये भी ऊष्म व्यंजन है, लेकिन ये जो तीनों सकार हैं, श, श, स, इनको ऊष्म संघर्षी कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, और ह को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है और स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है। इसको स्वर यंत्र मुखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह का उच्चारण अ के जैसे भी लगता है। जैसे जहाँ से अ का उच्चारण होता है वहीं से ह का उच्चारण होता है, तो इसको भी स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। इस तरह से ऊष्म व्यंजन है 4, श, 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 ह। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है 3, तीनों सकार, श, स, स, और स्वर यंत्र मुखी है ह। फिर आता है काकल्य। काकल्य व्यंजन आता है क वर्ग। क वर्ग से मतलब क्या है? क, ख, ग, घ, ण, यानी क वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं वह काकल्य कहलाते हैं। और साथ में ये जो हमारा ऊष्म व्यंजन है ह, जिसे हम स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं, इसको भी काकल्य कहा जाता है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, इनकी संख्या 4 होती है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों हैं? क्योंकि ये दो व्यंजन हैं उनके मेल से बने हैं। जैसे क, श, क प्लस स, क्ष, इन दोनों से बना है छ, त प्लस र, इन दोनों से बना है त्र,
ज प्लस य, इससे बना है ज्ञ। श प्लस र, इससे बना है श्र। तो ये जो दो व्यंजन ये हैं, दो व्यंजनों के योग से बना है एक ये व्यंजन जो है कि क्या, संयुक्त व्यंजन। इसी तरह से इन दोनों के मेल से ये बना है संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो ये है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है आगत। देखिए हमने स्वर में देखा था, स्वरों में कौन सी आगत ध्वनि होती है? आगत स्वर था ओ, जो हम डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर जो लगाते हैं ओ की ध्वनि, वह आगत स्वर है। जहाँ व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन में आगत हैं क ख ग ज फ, क ख ग ज फ। इनके ऊपर ये इनके नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, ठीक, ये फारसी से आगत वर्ण है। क ख ग ज फ, ये हैं आगत व्यंजन। कितने हैं? 5। इस तरह से जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इनमें कुल आगत वर्ण कितने हैं? 5 तो ये व्यंजन हो गए और एक स्वर। इस तरह से अगर टोटल पूछा जाए तो 6। अब हम बात करते हैं अमानक। अमानक क्या होता है? देखिए ये भ, ये ध, पहले इसको भ को ऐसे लिखा जाता था और ध को ऐसे लिखा जाता था, लेकिन इन दोनों को अब हटा दिया गया है। हमारी जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें इन दोनों को नहीं रखा गया है। इनकी जगह पर इसमें यहाँ पर भ में गुंडी लगाई गई और ध में यहाँ पर गुंडी लगाई गई। ठीक है, तो हमारी हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें इन दोनों का प्रयोग किया गया है। इस घुंडी को बोला जाता है गुजराती घुंडी। क्या बोला जाता है? गुजराती घुंडी। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक, तो द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दोनों जो व्यंजन हैं वो सवर्ण हों। जैसे कि दिल्ली, इसमें ये जो ल है और ये ल, ये दोनों सवर्ण हैं, ये भी ल और ये भी ल। आगे है बच्चा। बच्चा में ये च और ये च, ये दोनों सवर्ण हैं, तो ये तो हैं द्वित्व व्यंजन जहाँ दोनों वर्ण सवर्ण हों। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? जो अवर्ण हों, जैसे क और ये दोनों अवर्ण हैं, दोनों सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं। क्या? और तालव्य, जैसे व और ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में यही है कि ये द्वित्व वो होते हैं जहाँ सेम हों, सवर्ण हों, और संयुक्त वे होते हैं जो दोनों अवर्ण हों। ये तो हो गया हमारा आभ्यंतर प्रयत्न। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न। इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राणवायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों के आधार पर। प्राणवायु से तात्पर्य है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कितनी प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसको 2 भागों में फिर से विभाजित किया गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है और महाप्राण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बोलेंगे क, ख, ग, घ। आपने देखा क बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती, ख बोलने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ी, ग बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ी और घ बोलने में ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता पड़ी। इस तरह से आप समझ सकते हैं अल्प यानी कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। जो वर्गीय व्यंजन है उनमें 1, 3, 5, 1, 3, 5 यानी कि क, ग, ण, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ये जो हैं 1, 3, 5 ये आते हैं अल्प प्राणवायु में। और उसके बाद आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ भी अल्प में ही आते हैं, जैसे य, र, ल, व। इनके उच्चारण में भी कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और ये जो अलग से जो द्विगुण अंतस्थ भी है और ये भी। ठीक, अब है महाप्राण। महाप्राण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। ये हैं 2 और 4। 2 और 4 से मतलब ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। बोल के देख लीजिए। अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ेगी अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4 और महाप्राण में है ऊष्म श, 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 ह। ठीक, देखिए एक एक का गैप हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे 1, फिर 1 का गैप हुआ, फिर 3, फिर 1 का गैप हुआ, फिर 5। इसी तरह से 2, फिर 1 का गैप हुआ, फिर 4। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? अल्प यानी अ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? अ। जो वर्णमाला है वह अ से शुरू होती है और गिनती हमारी 1 से शुरू होती है। ठीक, 1 से। उसी तरह से अल्प प्राण अ से शुरू होता है, इसीलिए 1 से शुरू कर देंगे, उसके बाद में एक एक गैप करके कर देंगे। बचा कुचा 2 और 4। ठीक, उसके बाद चलते हैं
स्वर तंत्रियों के आधार पर कि जो व्यंजन हैं, जो वर्ण हैं, उनके उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वह कितनी झंकृत होती हैं। इस आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया, अघोष और सघोष। अघोष में हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती और सघोष में हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 यानी कि क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ ये आते हैं और तीनों सकार आते हैं, स स स, श स स। 1 2 और सकार, 1 2 और सकार ये आते हैं अघोष में। उसके बाद है सघोष। सघोष में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं। ये हैं 3 4 5 यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसमें अंतस्थ आते हैं य र ल व और इसमें ह आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और सकार ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श श स ह, ठीक है। तो तीनों सकार तो यहाँ दे दिए, श श श, और ह यहाँ रह गया। इसीलिए ये कन्फ्यूजन के लिए ज़रूर पूछा जाता है ह, अधिकतर यही पूछा जाता है कि ह कौन सा व्यंजन है, तो ह क्या है, सघोष। तो प्रयत्न के आधार पर यह आपका क्लियर हो गया होगा, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक। अब हम देखते हैं नासिका के आधार पर वर्गीकरण। जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है, जैसे न, य, ण, न, म, ठीक है, नाक की आवश्यकता पड़ रही है इसीलिए नासिक्य। निरनुनासिक, इसमें बस इन ध्वनियों को छोड़ दीजिए, जो नासिक की ध्वनियाँ हैं इनको छोड़कर बाकी सभी निरनुनासिक हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 33 व्यंजन हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, नासिक्य, दंतोष्ठ, वर्ज्य, ठीक है। कंठ में क वर्ग आ जाता है, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग, और नासिक में क्या आता है, नासिक में पंचमाक्षर भी आ जाता है, ठीक है, पंचमाक्षर। उसके बाद कंठ की बात करें तो ह को स्वर यंत्रमुखी भी बोला जाता है, और ह इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। ह का उच्चारण कंठ से। तालव्य में य का उच्चारण और श इनका उच्चारण होता है तालव्य में। ड़ ढ इन दोनों का मूर्धन्य में। ल स इनका दंत से, बोल के देख लीजिए, ल और स। उसके बाद ये तो हैं हमारे मूल। उसके बाद है संयुक्त। संयुक्त में आते हैं दंतोष्ठ और वर्ज्य। दंतोष्ठ में क्या है, दांत और होठ, इन दोनों की जहाँ आवश्यकता पड़े। व को बोल के देखिए, व फ इनको बोलने में हमारा जो नीचे वाला होठ है वह ऊपर वाले दांतों से टच होता है, यानी कि दांत की भी आवश्यकता पड़ रही है और होठ की भी आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए ये दंतोष्ठ हैं। और वर्ज्य हैं न, ल, र, स, ज, न, ल, र, स, ज, ठीक। ये तो हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर। अब यहाँ हमने रखा है वर्णों का उच्चारण, यानी कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान दिखाया गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, कंठ में हमने अभी देखा था क वर्ग आता है, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग, इतना हो गया। इसके बाद कंठ में क्या क्या आता है, अ, आ, ये दोनों स्वर भी आते हैं, विसर्ग भी आता है और ह भी आता है। तालव्य में य श आता है जो हमने अभी देखा था, और ई भी आता है जो स्वर हैं। मूर्धन्य में र, श और रे ये आता है। दंत में त वर्ग के साथ साथ ल और स आता है। ओष्ठ में प वर्ग के साथ साथ ओ ऊ आता है। अब बात करते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में क्या है, ए ऐ। इसमें कंठ की आवश्यकता पड़ रही है और तालु की आवश्यकता भी पड़ रही है, इसीलिए कंठ तालव्य ए ऐ। कंठ ओष्ठ, कंठ की यानी गले की और होठ की आवश्यकता पड़ेगी, ओ औ और ओ। दंतोष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी, व फ। और वल्स या दंतमूल कहा जाता है, ये है न, ल, र, स, ज। अब हम देखते हैं कि इनको कंठ तालु या कंठोष्ठ ये कैसे कहा गया है। तो देखिए, ए कैसे बनता है, ए बनता है अ और ए को मिलाकर। तो जो अ का उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ है, और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो क्या हो गया, कंठ तालु, कंठ तालव्य। तो इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ तालव्य। उसी तरह से बढ़िए, ठीक। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलते चलते थोड़ी सी नज़र और डाल लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। देखिए, मानक हिंदी में कुल ध्वनियों की संख्या 52,
52। मानक हिंदी में कुल ध्वनियों की संख्या 52, जो कि हमने पढ़ी है। अगर उच्चारण स्थान के आधार पर पूछी जाए तो 44 होती है। 44 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होती है। इस तरह से 44। अब ये 52 कैसे हुई? 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, 33 व्यंजन और 2 द्विगुण हो गए, ड ढ, संयुक्त हो गए छत्र ज्ञस्र। इस तरह से ये 52 हो गए। उसके बाद स्वर 11 हैं, मात्राएं 10। ठीक, मूल स्वरों से ही सभी स्वरों का जन्म हुआ है। जैसे मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ और रे। ठीक है, इनसे ही सभी स्वरों का जन्म हुआ है। अयोगवाह हैं अंग, अह। रे का दीर्घ नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा। रे का दीर्घ नहीं होता। ए, ऐ, ओ, औ इनका ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि ये ए, ऐ इसका ह्रस्व ये होगा, लेकिन ये भी क्या है? ये भी दीर्घ है, इसीलिए किसी इन चारों में से किसी का ह्रस्व नहीं होता और रे का दीर्घ नहीं होता। लृ, जो लृ है ये हिंदी में तो व्यंजन है, लेकिन संस्कृत में इसे स्वर माना गया है। मानस्वर, मानस्वर की अवधारणा हमारी हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में है, अंग्रेजी में, जिनकी संख्या 8 होती है। हिंदी में जो अर्धस्वर हैं ये 2 हैं, य और व। वहीं अगर संस्कृत में बात की जाए तो संस्कृत में अर्धस्वर हैं य, र, ल, व। ठीक, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी स्वर हैं वह हैं अल्प प्राण। सभी स्वर सघोष होते हैं, यानी कि सभी स्वरों के उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है और जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो झंकृत होती हैं। उसके बाद ये बताया था हिंदी वर्णमाला में कुल आगस वर्ण कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आगस स्वर अ और आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। ठीक है, आगत व्यंजन तो ये 5 हैं और 1 है आगत स्वर। इस तरह से कुल कितने हो गए? 6। ओज, वीरता आदि की कविता में महाप्राण की ध्वनि होती है। महाप्राण से मतलब ज्यादा प्राण वायु की आवश्यकता पड़े, तो महाप्राण की जो ध्वनि है वो किस तरह की कविता में होती है? ओज, वीरता आदि कविताओं में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें से जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कल हम उनको देखेंगे, कल रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।